नमस्ते दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप अचानक 500 साल पीछे चले गए हैं। न मोबाइल, न बिजली, न आधुनिक शहरों की भीड़। हवा में धूल है, घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं, दूर कहीं बाजार की आवाजें हैं और किसी किले की प्राचीर पर खड़ा एक सैनिक आसमान की ओर देख रहा है, जैसे आने वाले समय को भांपने की कोशिश कर रहा हो। यह है लगभग 1500 का भारत। एक ऐसा भारत जो बाहर से समृद्ध दिखता है लेकिन भीतर बदलाव की आंधी उठ रही है। एक ऐसा समय जब सत्ता केवल गद्दी पर बैठने से नहीं मिलती थी, उसे तलवार, रणनीति और धैर्य से हासिल करना पड़ता था। जब एक गलत फैसला पूरे वंश को मिटा सकता था और जब एक सही मौके को पहचानने वाला पूरे उपमहाद्वीप का भाग्य बदल सकता था। आज हम उसी भारत को समझने की कोशिश करेंगे। कैसा था वह समाज, कैसी थी राजनीति, कैसे थे लोग और वह कौन सा मोड़ था जिसने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको इतिहास को केवल सुनना नहीं बल्कि उसके भीतर उतरना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दी अनसीन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी विस्तार से तैयार की गई वीडियो के पीछे लंबी पढ़ाई और मेहनत होती है और आपका समर्थन ही इसे आगे बढ़ाता है। अब चलिए समय की चाल को पीछे मोड़ते हैं। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत बहुत बड़ा था, भौगोलिक रूप से विशाल, सांस्कृतिक रूप से विविध, लेकिन राजनीतिक रूप से खंडित। दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी सत्ता में था पर उसका शासन स्थिर नहीं था। उसके सरदार उससे असंतुष्ट थे। दरबार के भीतर मतभेद थे। अफगान सरदार अपनी स्वतंत्र शक्ति चाहते थे। सत्ता का ढांचा ऊपर से ठोस दिखता था लेकिन भीतर से दरारों से भरा था और यही कमजोरी किसी को दिखे उससे पहले ही एक दूरदर्शी शख्स ने उसे भांप लिया था। उधर काबुल में बाबर बैठा था। उसने मध्य एशिया की राजनीतिक उथल पुथल देखी थी। समरकंद खोया था, बार बार हारा था लेकिन टूटा नहीं था। वह जानता था कि भारत केवल धन का स्रोत नहीं बल्कि स्थायी साम्राज्य बनाने का अवसर है। उसने पहले भी सीमावर्ती इलाकों में आक्रमण किए थे लेकिन अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, दिल्ली। और इब्राहिम लोदी के अपने दुश्मनों ने ही बाबर को न्योता दिया। दौलत खान लोदी और राणा सांगा दोनों चाहते थे कि बाबर आए, लूटे और वापस चला जाए। लेकिन जो उन्होंने नहीं सोचा था वह यह था कि बाबर वापस जाने वाला नहीं था। 1526 का पानीपत, इतिहास की वो तारीख जिसे हर कोई जानता है लेकिन उस दिन की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। लोदी की सेना संख्या में बड़ी थी। कुछ अनुमान कहते हैं 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक। बाबर के पास थे महज 12,000। लेकिन संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते, रणनीति से जीते जाते हैं। बाबर ने एक ऐसी चाल चली जो उस समय भारत ने पहले नहीं देखी थी। उसने तुलुगमा व्यूह रचना अपनाई, यानी सेना को इस तरह बिछाया कि दुश्मन गिर जाए। और सबसे बड़ा हथियार था तोप। जब वो तोपें गरजीं तो लोदी के हाथी घबराकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे, जो युद्ध शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गई। वो सेना मैदान में क्या लड़ती। पानीपत की जीत ने दिल्ली का तख्त बदल दिया लेकिन यह स्थिरता की गारंटी नहीं थी। बाबर को तुरंत राजपूत शक्ति का सामना करना पड़ा। राणा सांगा, जो खुद सोचते थे कि बाबर उनका हथियार बनेगा, अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। उनका शरीर घावों से भरा था, एक आंख गई थी, एक हाथ काम नहीं करता था, लेकिन इरादे में कोई कमी नहीं थी। वो उत्तर भारत के सबसे बड़े हिंदू सैन्य बल का नेतृत्व कर रहे थे। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई। बाबर की सेना में डर था, कुछ सैनिक वापस जाना चाहते थे। तब बाबर ने एक काम किया, उसने शराब की अपनी सारी सुराहियां तोड़ दी और जिहाद का नारा दिया। यह राजनीतिक चाल थी या आस्था, इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, लेकिन उसका असर हुआ। बाबर जीता और राजपूत शक्ति का वो उफान जो दिल्ली तक पहुंचने वाला था वहीं थम गया। अब दिल्ली में एक नई सत्ता थी, मुगल सत्ता। लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह उसके अधीन नहीं था। देश बहुत बड़ा था और हर कोने की अपनी कहानी थी। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय, जिन्हें उनके दरबारी आंध्र भोज कहते थे, उनके समय हम्पी ने वो ऊंचाइयां छुई जो शायद दक्षिण भारत ने पहले नहीं देखी थीं। हम्पी के बाजार इतने विशाल थे कि विदेशी यात्री लिखते थे कि यहाँ हर चीज मिलती है, रत्न,
वस्त्र, मसाले, घोड़े, पत्थर के रथ, मंदिरों की भव्यता, यह केवल धार्मिक शक्ति नहीं, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का भी प्रतीक था। दक्कन में बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद कई छोटे सुल्तानात उभरे थे। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये पांचों आपस में भी लड़ते थे और विजयनगर से भी। दक्कन की राजनीति शतरंज की उस बिसात की तरह थी जहां हर मोहरा एक दूसरे को मात देने की फिराक में था। पश्चिमी तट पर समुद्र एक और कहानी लिख रहा था और यह कहानी आने वाली सदियों को बदलने वाली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा और कोचीन में अपना आधार बना चुके थे। 1510 में अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया था। अब वे केवल व्यापारी नहीं थे, वो समुद्री रास्तों के मालिक बनना चाहते थे। मसालों का व्यापार सोने के बराबर मूल्य रखता था। काली मिर्च, लौंग, इलायची, यूरोप में इनकी कीमत आसमान छूती थी। और अब भारत का तट एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जो हजारों मील दूर यूरोप के दरबारों में खेला जा रहा था। गुजरात उस समय व्यापार का धड़कता हुआ केंद्र था। उसके बंदरगाहों से वस्त्र और रत्न विदेश जाते थे। गुजराती व्यापारी अरब देशों, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले थे। बंगाल की भूमि उपजाऊ थी और वहां का मलमल इतना बारीक था कि उसे बुना हुआ हवा कहा जाता था। अगर आप उस समय के किसी नगर में खड़े हों तो आपको सुबह की पहली रोशनी में बाजार खुलते दिखाई देंगे। कारीगर अपने औजार लेकर बैठेंगे, कोई लोहार, कोई बुनकर, कोई सुनार। व्यापारी दूर देशों से आए माल का हिसाब लगाएंगे। सड़क पर ऊंट और बैलगाड़ियां गुजरेंगी। जीवन कठिन था लेकिन उद्देश्यपूर्ण था। गांव उस समय भारत की असली ताकत थे। खेती जीवन का आधार थी। मानसून अच्छा हुआ तो भरपूर अनाज, नहीं तो संकट। गांव आत्मनिर्भर थे। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, मोची, हर पेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यह एक जीवित व्यवस्था थी जो शहरों से अलग अपनी गति से चलती थी। धार्मिक जीवन भी उतना ही सक्रिय था। भक्ति आंदोलन ने लोगों को आंतरिक भक्ति की ओर मोड़ा। कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, ये आवाजें उसी दौर में उठ रही थीं। ये केवल संत नहीं थे, ये समाज के दर्पण थे। सूफी संतों की दरगाहें हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए मिलन स्थल बन चुकी थीं। एक तरफ सत्ता के लिए खून बह रहा था, दूसरी तरफ मोहब्बत और भक्ति की नई धाराएं बह रही थीं। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक बात स्थिर थी, अनिश्चितता। सत्ता कभी स्थायी नहीं थी। जो आज राजा था कल वो कैदी हो सकता था। गठबंधन बनते और टूटते थे। हर शासक अपनी पीठ की रखवाली करता था क्योंकि खतरा बाहर से कम, भीतर से ज्यादा था। यह दौर हमें एक बड़ा सबक देता है। परिवर्तन अचानक नहीं होता। पानीपत की लड़ाई एक दिन में नहीं हुई, उसके पीछे दशकों का असंतोष था। कई राजनीतिक गलतियां थीं और एक आदमी की अदम्य महत्वाकांक्षा थी। हर बड़ा बदलाव ऐसे ही बनता है, धीरे धीरे, परतों में। 500 साल पहले का भारत एक चौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता पुराने ढांचे की ओर जाता था, दूसरा नए साम्राज्य की ओर। और यही समय आगे चलकर अकबर जैसे शासकों के लिए आधार बनेगा, जो इस बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करेंगे, जो राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधार लाएंगे, और जिनकी कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी यह दौर था। 500 साल पहले का भारत केवल तलवारों का नहीं था। यह कला का भारत था, व्यापार का भारत था, विश्वास का भारत था। यह वो भारत था जो दुनिया की नजरों में सबसे अमीर, सबसे रहस्यमय और सबसे आकर्षक था। और शायद यही कारण है कि उस समय को समझे बिना हम आज के भारत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अगर आपको ऐसी गहराई से महसूस की गई इतिहास की यात्राएं पसंद हैं, तो दी अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो ने आप कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक जरूर दीजिए। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा इतिहास की एक और परत के साथ।